तो अभी हमने देखा राशियाँ, है ना। कक्षा 7वीं में हम लोगों ने राशियों के 2 प्रकार देखे, अदिश राशि और सदिश राशि। यानी जिनको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान, एक राशि देख रहे हैं, तो हम लोग द्रव्यमान किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम पोहा लाना है, इसका मतलब हम लोग को 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पोहा लेकर आना है, यानी 1 किलो की एक वस्तु लेकर आनी है, हम लोगों को पोहा नाम की वस्तु लेकर आनी है। मतलब द्रव्यमान हम लोग किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि समझो ये काफी का वजन है ना 500 ग्राम है, ऐसा यदि मैंने बोला तो इसका द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम है। व्यक्त हम लोग को समझ गया, यानी इसमें इतने द्रव्य संचय है, काफी के जो टुकड़े हैं। तो किसी भी पदार्थ में संचित द्रव्य की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और ये पदार्थ के प्राकृतिक रूप से कितना वस्तु का वजन ज्यादा है वो किसके ऊपर निर्भर होता है? उसके जड़त्व के ऊपर निर्भर होता है। तो द्रव्यमान जो है एक किसी भी पदार्थ का एक क्या होता है? गुणधर्म होता है। यानी द्रव्यमान जो है उस पिंड का जड़त्व बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इस वस्तु का वजन या हमारा वजन, जैसे मैंने बोला मेरा वजन 70 किलो है, तो 70 किलो क्या है? मेरा द्रव्यमान है, यानी मेरे शरीर में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा कितनी है? 70 केजी। तो समझ गया, यानी मेरे शरीर में इतना जड़त्व है। यानी मुझे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण से हम लोगों को समझ गया कि इनका वजन 70 किलोग्राम है इसको। और व्यक्त करने के लिए इकाई कौन सी यूज की हमने? ग्राम या किलोग्राम? तो किलोग्राम इकाई उपयोग किया। और अभी वजन ज्ञात करना है तो या तो कांटा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या तराजू से। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं? किस साधन सामग्री से नापते हैं? तराजू से। उसी प्रकार अब भार, अब हम लोग बोलेंगे मेरा भार 70 किलो है, नहीं, मेरा भार 70 किलो नहीं है, मेरा द्रव्यमान 70 किलो है, लेकिन भार मेरा 70 किलो नहीं है, क्योंकि भार के साथ में क्या लग जाता है? पृथ्वी की ओर से गुरुत्व बल भी लग जाता है। तो अब हम लोग भार किसको कहते हैं? प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक पिंड को जो है पृथ्वी जो है अपनी ओर खींच रही है, तो वो जो खींच रही है उसी बल को, उस गुरुत्व बल को हम लोग क्या कहते हैं? उस पिंड का भार कहते हैं। यानी मेरा यदि भार मापा जाए तो 70 किलो के साथ में मुझे पृथ्वी अपने केंद्र में जिस गुरुत्व बल से खींच रही है वो भी होगा। मतलब भार प्लस, मतलब 70 किलो प्लस गुरुत्व बल। समझ रहा है? यानी यहाँ पर 2 चीज आ गई। तो प्रत्येक पिंड को जो है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्व बल के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींच रही है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? उस पिंड का भार कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ रहा है? द्रव्यमान यानी उस वस्तु का जड़त्व, कितनी मोटी है वो वस्तु, कितना वजन है उसमें, द्रव्य की मात्रा कितनी संचित है। लेकिन भार क्या हो जाएगा? भार में उसका द्रव्यमान प्लस पृथ्वी की ओर से खींचा गया गुरुत्व बल। समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ रहा है? तो अभी यहाँ पर देखो अंतर देखते हैं हम लोग कि द्रव्यमान किसे कहते हैं? पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। उसी प्रकार भार किसे कहते हैं? किसी भी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ रहा है कि द्रव्यमान केवल अकेला उस वस्तु का जड़त्व, जड़ वस्तु, लेकिन भार क्या बोलेगा? उस वस्तु का द्रव्यमान प्लस पृथ्वी की ओर से लगाया गया गुरुत्व बल। तो इसको मापने के लिए, मतलब यहाँ पर केवल परिणाम द्वारा व्यक्त हो रहा है, इसलिए द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है? एक सदिश राशि है। मतलब इसको व्यक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? परिमाण के साथ साथ पृथ्वी की ओर, दिशा की ओर, मतलब केंद्र की ओर दिशा बतानी पड़ी। तो भार जो है ये सदिश राशि है। अब तीसरा अंतर और क्या देख सकते हैं? द्रव्यमान को हम लोग तराजू की सहायता से नापते हैं, है ना। किसी का भी वजन हम लोग तराजू की सहायता से नापते हैं। तो द्रव्यमान को जो है तराजू की सहायता से मापा जाता है, जबकि भार को हम लोग कमानीदार तुला। अब कमानीदार तुला क्या है? आपने देखा होगा भंगार वाले के पास में एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, कमाईदार तुला होता है, जिससे वो वस्तु कैसे लटकाता है। भंगार वाले के पास जो होता है उसको बोलते हैं कमाईदार तुला। तो कमाईदार तुला की सहायता से हम लोग क्या नापते हैं?
भार को मापा जाता है। यानी द्रव्यमान को नापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, और आप चौथा अंतर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि भार को नापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो भार जो है ये सदिश राशि है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर भार जो है हम लोगों का अलग अलग होता है। यदि हम लोग देखो वहाँ पर गए होंगे वर्ली में, हमारा जो नेहरू साइंस सेंटर है, वहाँ जो नेहरू तारांगण है, वहाँ पर अलग अलग ग्रहों पर हमारा जो भार है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो यानी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जो है हमारा भार जो है कैसा होता है, अलग अलग होता है। आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, थोड़ी सी अंडाकार है। तो पिंड का, किसी भी वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिक होता है, तो विषुवत वृत्त में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर समझो मैं यहाँ पर एक अंडाकार हम लोग की पृथ्वी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा विषुवत वृत्त है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यह ध्रुव हो गया, यहाँ पर भी ये ध्रुव हो गया, और ये विषुवत वृत्त हो गया। अब यहाँ पर देखो, अभी ये केंद्र है, समझो हमारा पृथ्वी का केंद्र। अभी देखो यहाँ से इधर की दूरी कितनी है, कम है। तो यहाँ पर पृथ्वी की ओर से किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल क्या लगेगा, केंद्र की ओर। हम लोगों ने भार क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु को जो है गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कम लग रहा है, इसलिए विषुवत वृत्त पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, कम होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर देखो यहाँ पर दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अधिक है कि नहीं। तो ध्रुवों पर जो है किसी भी पिंड का भार कैसा होता है, अधिक होता है, और विषुवत वृत्तों पर कम होता है। उसी प्रकार समुद्र पर भी, समुद्र की सतह से हम लोग देखें तो समुद्र की तल की अपेक्षा ऊंचाई पर जो है किसी भी वस्तु का भार जो है कम होता है। यानी समुद्र की तल की अपेक्षा ऊंचाई वाले स्थानों पर उसका भार जो है कम होता है। यानी कहाँ पर ज्यादा होता है, पिंड का भार जो है कहाँ पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर कैसा होता है, अधिक होता है, और समुद्र तल पर कैसा होता है, कम होता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, भार, दूरी, तापमान आदि भौतिक राशियों का मापन करते समय हम लोग इकाई का उपयोग करते हैं। अभी आपको मालूम है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही हमारा भार होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल कम होने के कारण वहां पृथ्वी की तुलना से हमारा भार क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसे देखो चंद्रमा पर यदि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति वहां जाता है तो देखो इस प्रकार में उड़ता हुआ दिखता रहता है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं है, जीरो के बराबर है, एकदम कम है। इसलिए द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान नहीं होता है। तो समझ रहे हैं आपको कि पृथ्वी की तुलना में जो है हमारा भार जो है चंद्रमा पर कम होता है। ऐसे ही प्रत्येक ग्रहों पर भी हमारा भार अलग अलग होता है। कभी आप नेहरू तारांगण जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे ग्रहों पर आप अपना भार कितना कितना है ये जान सकते हैं। और ये किसके कारण होता है, वहाँ के प्रत्येक ग्रह का जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरी के आधार पर होता है। जितनी दूरी कम होगी उतना भार कैसा होगा, कम होगा। जितनी दूरी गुरुत्वाकर्षण दूरी अधिक होगी केंद्र की ओर, उतना भार कैसा होगा, अधिक होगा। इसलिए प्रत्येक पिंड का जो है ध्रुवों पर भार अधिक होता है और विषुवत वृत्त पर कम होता है। तो दैनिक जीवन में जो है भौतिक राशियों का हम लोग मापन करते हैं। भौतिक राशियां जो है एक दूसरे से भिन्न होने के कारण इन राशियों का मापन करते समय विशिष्ट इकाइयों का उपयोग किया जाता है। राशियों का मापन करते समय राशि के अनुसार ही विभिन्न इकाइयाँ होती है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग को दूरी नापना है तो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर से नापते हैं। उसी प्रकार यदि तापमान नापना है तो अंश सेल्सियस इकाई से नापते हैं, आयतन नापना है तो लीटर इकाई से नापते हैं। तो प्रत्येक राशियों की इकाइयाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम आगे देखेंगे प्रमाणित मापन किसे कहते हैं।